नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी और आप हैं मेरे साथ में। अंतरराष्ट्रीय संबंधों में हाल ही में बांग्लादेश को लेकर के जो तमाम प्रकार की हलचलें चल रही हैं उसमें जुड़े एक नए अध्याय की चर्चा करने के लिए। अध्याय क्या है? एक राजकुमार लौटे हैं, 17 साल बाद लौटे हैं। नाम है इनका तारिक रहमान। कहां लौटे हैं? बांग्लादेश लौटे हैं। गए कहां थे? निर्वासित जीवन बिता रहे थे। ये सजा फरारी काट रहे थे। कहां पर? लंदन में। 17 साल बाद लौटे हैं। बांग्लादेश को इनसे बड़ी उम्मीदें हैं कौन आप? आप बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे हैं। खालिदा जिया कहां हैं? बांग्लादेश में हैं। सुर्खियों में क्यों नहीं है? बीमार हैं। तो ये क्या कर रहे थे? छुप कर बैठे थे लंदन में, परिवार समेत बांग्लादेश से बाहर। तारिक रहमान गए हुए थे, लेकिन जब लौटते हैं तो सड़कों पर हुजूम होता है। बांग्लादेशी आजकल संख्या में बहुत ज्यादा दिखाई पड़ रहे हैं। ऐसे में इन्हें देखने के लिए जहां हुजूम होता है, वहीं इनकी सुरक्षा में हजारों सुरक्षा कर्मी तैनात होते हैं। बस में बड़े ही सुरक्षित अंदाज में इनको बांग्लादेश में झांकी परेड के लिए ले जाया जाता है। इनकी कल झांकी निकलती है, परिवार समेत फोटो आती है। परिवार के सदस्यों को थोड़ा सा पहचान लीजिए। आप हैं खालिदा जिया, आपके पुत्र हैं तारिक रहमान। तारिक रहमान, पत्नी, बच्ची, ये सारी की सारी एक तस्वीर के अंदर समझ सकते हैं। मीडिया लिखती है इन्हें डार्क प्रिंस। डार्क प्रिंस यहां पर राजकुमार तो है, लेकिन रंग से कोई लेना देना नहीं है। प्रिंस ने राजकुमार बनते हुए डार्क प्रिंस का कैसे काम निभाया एक राजनेता के बेटे ने, वो आज के सेशन में समझेंगे। लेकिन विश्व मीडिया इन्हें बांग्लादेश का नया प्रधानमंत्री समझ बैठी है। बांग्लादेश में खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान होंगे नए प्रधानमंत्री, फ्रंट रनर होंगे, प्रधानमंत्री के रूप में होंगे। ये तमाम दुनिया भर के अखबारों में हेडलाइंस बनती है। इसकी चर्चा हमारे देश की मीडिया में भी होती है, लेकिन उस मीडिया में चर्चा इस बात से ज्यादा ये होने लगती है मोहम्मद यूनुस का क्या होगा। और दूसरा, ये व्यक्ति कोई प्लानिंग लेकर आए हैं, इसका मतलब ये श्योर हैं क्या कि बांग्लादेश के पीएम यही बनने वाले हैं? और अगर श्योर हैं तो भाई इनका क्या होगा? शेख हसीना का क्या होगा? मोहम्मद यूनुस का क्या होगा? आज के सेशन में बताएंगे सबका क्या होगा। लेकिन थोड़ा सा, जैसा हमेशा हमारी सेशंस में रहा है कि थोड़ा सा पटकथा को समझ लिया जाए, बैकग्राउंड को जान लिया जाए, फिर जाकर आज पर लौटेंगे। तो चलिए बैकग्राउंड की थोड़ी यात्रा करते हैं। चूंकि भाई साहब 17 साल बाद लौटे हैं, तो इनके 17 साल लौटने में इतना समय क्यों लगा? 17 साल से फरार क्यों थे? फरारी क्यों काट रहे थे? उस पर आते हैं। सबसे पहले हम आपको लेकर चलते हैं बहुत पहले। बहुत पहले कहां लेकर चलते हैं? शेख मुजीबुर रहमान तक। जब अब तक तो आप सभी को यह बहुत अच्छे से याद हो चुका होगा कि पहले बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था। पूर्वी पाकिस्तान में बंगाली मुसलमानों को पश्चिमी पाकिस्तान के मुसलमान अपने जैसा नहीं मानते थे। एक दूसरे के बीच में रार रहती थी, तकरार रहती थी, एक दूसरे से नफरतें हुआ करती थी, भिड़ंतें हुई, और उसके चलते पूर्वी पाकिस्तान को फाइनली बांग्लादेश के रूप में अलग होना पड़ा। भारत ने उसको मदद किया। भारत की उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी, और उन्होंने बांग्लादेश जिसको बनाने में हमारी महत्वपूर्ण भूमिका रही, उसमें शेख मुजीबुर रहमान, जो कि उस समय उस आंदोलन को लीड कर रहे थे, जो आंदोलन पश्चिमी पाकिस्तान के खिलाफ उग्र था। ये वो राजनेता थे जो पूर्वी पाकिस्तान में रहते हुए बड़ी संख्या में चुनाव जीतकर आए थे और चाहते थे कि पूरे पाकिस्तान में ये बनकर बैठे। लेकिन पाकिस्तानियों ने, पश्चिमी पाकिस्तानियों ने इनके साथ बुरा बर्ताव किया, इनके समर्थकों को मरवाया, महिलाओं के साथ अत्याचार, बलात्कार, लूट, फरेब, तमाम प्रकार की यातनाएं दी। जो इनके समर्थक थे उन सबको ढूंढ ढूंढ करके मारा गया। कॉलेजेस में, हॉस्टल्स में, घरों में बहुत सारा मतलब रक्तपात मचा। बड़ी संख्या में भारत के अंदर भाग करके बांग्लादेशी शरण लेने आए। उस समय वो पाकिस्तानी थे, भाग करके भारत में आने लगे, और भारत इसी कारण से उस स्थिति के अंदर एंट्री किया कि भाई हम नहीं झेल पाएंगे, ये सब तुम लोगों को रोकना पड़ेगा। खैर, भारत के इंटरफेरेंस से आप पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाने में कामयाब होते हैं। नाम है शेख मुजीबुर रहमान। आप शेख हसीना के पिताजी हैं। शेख मुजीबुर रहमान 1971 में बांग्लादेश के राष्ट्रपिता बनते हैं, राष्ट्राध्यक्ष बनते हैं, और उस समय इन्हें राष्ट्रपिता के रूप में जाना जाता है। आज भी इन्हें बंगबंधु कहकर के पुकारा जाता है। ये राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के कारण इस तरह से प्रचलित हुए। इंदिरा गांधी जी के साथ एक बहुत ही आइकॉनिक तस्वीर जिसमें शेख मुजीबुर रहमान भी हैं, तो फिर शेख हसीना भी आपको दिखाई दे रही हैं। अब चर्चा यहां से आ गई। 1971 का दौर बड़ा इंटरेस्टिंग था पाकिस्तानियों के अंदर। देखिए, बड़ा समझने से पहले इस बात को भी थोड़ा सा जान लीजिए, क्योंकि
पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान जब हुआ करता था तब तो एक यूनिट ही था, एक यूनिट ही था। तो उस समय तो शेख मुजीबुर रहमान भी पाकिस्तानी ही थे। और जिनकी आज चर्चा हो रही है, खालिदा जिया, इनके पति जो हैं वो भी जिया उल हक, वो भी उस समय पर पाकिस्तानी ही थे। अब इस कहानी में, ये पूरी कहानी में जिन जिन लोगों का यहां से आगे जिक्र होने जा रहा है, जिसमें माफी चाह रहा हूं, जिया उल हक नहीं, जिया उर रहमान नाम है। जिया उर रहमान के बारे में मैं आपके सामने चर्चा करने जा रहा हूं। यह नाम जिया उल हक पाकिस्तान के अंदर भी रहा है, इस चक्कर में यह नाम जिया उल हक और जिया उल रहमान कंफ्यूज हुआ है। एनीवे, फिलहाल के लिए फिर से मैं यहां से आपको याद दिला दूं कि जो शेख मुजीबुर रहमान हैं, ये 1975 तक बांग्लादेश को लीड करते रहे। इन्होंने जब सत्ता पाई तो इन्हें लगा कि पूरे बांग्लादेशी लोग मुझे ही तो पसंद करते हैं, और पसंद करते हैं तो फिर अपोजिशन की जरूरत ही क्या है। ये बिल्कुल वैसे ही है, जब हमारा देश आजाद हुआ तो अंग्रेजों से आजाद कराने वाली बड़ी पार्टी बनकर नेशनल कांग्रेस आई थी। कांग्रेस ने सोचा कि अब कोई अंग्रेज भगाई दिए गए तो मान लीजिए कि पूरे देश को फिर हम ही चलाते हैं, क्योंकि देश को तो हम ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो फिर हमें पार्टी की क्या जरूरत है। यही बांग्लादेश के अंदर इनकी पार्टी को भी विश्वास हुआ कि हमें किसी और की क्या जरूरत है, अब हमारे खिलाफ कौन है, हम ही तो हैं, हमने ही भगाया है पश्चिमी पाकिस्तान को, अब हम राज करेंगे। इसी तरह से इन्होंने भी ऐसे ही सोचना शुरू किया तो इनके विरोध में लोग खड़े होना शुरू हुए, ये सिंगल पार्टी चलाना शुरू किए, इनके विरोध में लोग खड़े हुए, और एक ऐसी घटना हुई जो कि बांग्लादेश के इतिहास में बहुत बड़ी दर्दनाक घटनाओं में से एक है। क्या? शेख मुजीबुर रहमान को घर में घुस करके गोली मार दी गई, उनके परिवार के जितने भी सदस्य थे सबका असैसिनेशन कर दिया गया। 1975 की बड़ी घटना बनकर आती है। जांच होती है तो पता चलता है कि जियाउर रहमान नाम का एक व्यक्ति इस घटना के पीछे है। जियाउर रहमान कौन है? शेख खालिदा जिया के पति। खालिदा जिया कौन है? जो तारिक रहमान आज आया है उसका बाप, ठीक है ना। तो अब तार को रिलेट करते जाइए। तारिक रहमान जियाउर रहमान का बेटा है। जियाउर रहमान ने शेख मुजीबुर रहमान को गोली मारी थी। शेख मुजीबुर शेख हसीना के पिता। अब रिलेट करते चले जाइएगा। आइए थोड़ा और आगे चलते हैं। गोली में क्यों मरवाई थी, इसके पीछे कॉन्स्पिरेसी है। कुछ लोगों का कहना है ये नहीं थे मरवाने वाले, और कुछ कहते हैं कि मास्टरमाइंड यही थे, इन्होंने ही मरवाई थी। मतलब इस तरह से कहा जाता है कि इन दोनों पार्टियों की राइवलरी यही है कि तुमने हमारे पिता को मरवाया तो तुमने हमारे पिता को मरवाया टाइप से कहानी। खैर आगे आते हैं और बताते हैं। अब जियाउर रहमान के बारे में भी थोड़ा सा जान लीजिए, क्योंकि ये वो मास्टरमाइंड बना जिसने शेख हसीना से पिता का साया छीन लिया, पूरा परिवार छीन लिया, भाई बहन छीन लिए, चाचा चूचा सब मार दिए थे सब। ठीक है साहब। जियाउर रहमान के पीछे की कहानी में पता चलता है कि जियाउर रहमान जब पाकिस्तान एक हुआ करता था तो पाकिस्तानी सेना के अधिकारी थे। पाकिस्तान के अंदर कराची में पैदा हुए थे, पले थे, बड़े थे, प्रॉपर ट्रेनिंग ली थी, पाकिस्तान की आईएसआई में रहे थे। 1965 में जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था तो पाकिस्तान की तरफ से भारत के खिलाफ युद्ध भी लड़े थे। लेकिन पूर्वी पाकिस्तानी होने के नाते इन्हें पश्चिमी पाकिस्तान में वो इज्जत प्राप्त नहीं थी, क्योंकि बंगाली थे, इज्जत प्राप्त नहीं थी। और 1971 में जब पश्चिमी पाकिस्तान की सेना ने पूर्वी पाकिस्तान पर यातनाएं डालना शुरू किया, उस समय ये पश्चिमी पाकिस्तान के खिलाफ जाकर खड़े हो गए, खिलाफ जाकर खड़े हुए और कहा कि मैं बांग्लादेश को या फिर पूर्वी पाकिस्तान को स्वतंत्र देश के रूप में देखना चाहता हूं। यानी कि एक पक्ष जो शेख मुजीबुर रहमान को नायक मानता है, जो यह कहता है कि उनके आंदोलन में जो चुनाव जीतकर पार्टी आई थी वो ही बांग्लादेश बनाई, वहीं दूसरी तरफ जियाउर रहमान के मानने वाले ये वो लोग हैं जो ये कहते हैं कि इन्होंने कहा था कि मैं मेजर जिया बोल रहा हूं, बांग्लादेश मुक्ति सेना का प्रोविजनल कमांडर इन चीफ, बांग्लादेश की आजादी की घोषणा करता हूं। जियाउर रहमान ने 26 मार्च 1971 को यह भाषण दिया था। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न बनेगा, शेख मुजीबुर रहमान भी तो थे उस समय पर। बिल्कुल थे। शेख मुजीबुर रहमान राजनेता थे और ये सेना के अधिकारी थे। सेना के अधिकारी जो बांग्लादेश के अंदर बांग्लादेश की मुक्ति सेना के खुद को कमांडर इन चीफ के तरीके से प्रेजेंट किए थे, क्योंकि इन्होंने पाकिस्तान को भगाने का काम किया था पूर्वी पाकिस्तान से। बोले तुम लोग बाहर निकलो, तुमको हम बांग्लादेश में घुसने नहीं देंगे। यानी कि ये वो व्यक्ति थे जिन्हें सेना का चेहरा मान सकते हैं और मुजीबुर रहमान को राजनीति का चेहरा मान सकते हैं। ठीक है। मुजीबुर रहमान का भारत से काफी ज्यादा कनेक्ट था, चूंकि इन्हें मुजीबुर रहमान से दिक्कत थी कि बेटा युद्ध हम लड़े और तुम राजनीति चमका गए, तो इस राइवलरी में इन्होंने उन्हें मरवा दिया, ऐसा आरोप इन पर लगता है। अच्छा साहब, जियाउर रहमान 1975 के अंदर जब 1971 में ये मेजर थे और कमांडर इन चीफ मुक्ति वाहिनी सेना का बता चुके थे, तो लोगों में काफी लोकप्रिय थे।
इन्होंने 1978 में अपनी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की स्थापना करी और चुनाव लड़ा। 300 सीटों में से 207 सीटें इनकी सीटें जीत करके ये लोग आए। देश के पहले जिया बांग्लादेश के पहले निर्वाचित राष्ट्रपति बनकर आए। 71 में देश बना है। राष्ट्रपति चुनाव होते हैं क्योंकि मुजीबुर रहमान मर चुके हैं। इनके प्रति भी लोकप्रियता काफी है और ये राष्ट्रपति बनकर आते हैं। इस बीच में इनकी शादी होली थी खालिदा जिया के साथ में। 1960 के अंदर इनकी शादी हो चुकी थी। ठीक है साहब। अब इस बीच में एक और कहानी घटित होती है और वो ये कि 1978 में आप चुनाव जीत करके राष्ट्रपति बनते हैं और आप अपने काम में अपनी सेना के अधिकारियों के साथ में मिलना जुलना शुरू करते हैं। ऐसी ही एक घटना इनके साथ घटित होती है जब ये 29 मई को अपने किसी दौरे पर किसी सरकारी कार्यक्रम में रवाना हुए। 29 मई को ये चटगांव सर्किट हाउस में बैठक लेकर सोए, लेकिन जिस समय सोए इनके ही एक सैनिक ने या फिर कहिए कि एक सेना के अधिकारी ने, जो इनसे खफा था इस बात पर कि आपने मेरी मनोवांछित जगह पर पोस्टिंग नहीं दी, उसने घुसकर इन्हें गोली मार दी। कुल मिलाकर के खालिदा जिया के पति जिया उर रहमान, जो कि देश के राष्ट्रपति थे, उन्हें उसी अंदाज में, जिस अंदाज में मुजीबुर रहमान मारे गए थे, उसी अंदाज में इन्हें भी मार दिया गया। कहते हैं कि मुजीबुर रहमान और ये दोनों, जिया उर रहमान, दोनों एक दूसरे से मतभेद रखते थे इस बात को लेकर के कि भारत का पक्ष ज्यादा कौन लेगा। जिया उर रहमान उस समय भारत के समर्थन में नहीं थे। शेख मुजीबुर रहमान थे, तो शेख मुजीबुर रहमान को भारत से बड़ा सपोर्ट भी मिलता था। अब आपको पूरी तरह से दोनों की राइवलरी समझ में आ गई। आजादी को लेकर के बांग्लादेश में दोनों के चाहने वाले हैं। मुजीबुर रहमान के चाहने वाले कहते हैं कि उन्होंने राजनेता के रूप में जिताया था। जिया उर रहमान को चाहने वाले कहते हैं कि साहब ये सेना के अधिकारी थे जिन्होंने राष्ट्रपति बने थे और ये वो लोग थे जिन्होंने युद्ध के अंदर मुक्ति वाहिनी का नेतृत्व किया था। दोनों राष्ट्रभक्त और दोनों ही बांग्लादेश को चाहने वाले लोग। ये वो तस्वीर है जिसमें आप खालिदा जिया को साथ में देख सकते हैं। ये भी निकल लिए साहब। इसके बाद जो इनकी बनी हुई पार्टी थी बीएनपी, यानी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, उसके अंदर 1984 में खालिदा जिया बनकर आती हैं, प्रेसिडेंट बनकर आती है, पार्टी की प्रेसिडेंट बनकर आती हैं और मूवमेंट शुरू करती है डेमोक्रेसी का। अब ये मूवमेंट डेमोक्रेसी की क्या कहानी है? देखो, उधर की तरफ 1975 के अंदर शेख हसीना अपने पिताजी को खो चुकी हैं। आप पूछेंगे शेख हसीना बच कैसे गई थी? वो अपनी बहन के साथ जर्मनी में पढ़ाई कर रही थी और कहते हैं कि इंदिरा गांधी जी ने उन्हें डिपोर्ट करवाया था, वहां भिजवाया था बचा करके। इसलिए भारत के प्रति वो काफी ज्यादा कृतज्ञ रही हैं। इंदिरा गांधी जी का बड़ा रोल था शेख हसीना को बचाने में। अच्छा साहब, अब क्या होता है? इधर की तरफ जब जिया उर रहमान मर चुके हैं, यहां पर शेख हसीना की पार्टी फिर से सत्ता में आने के प्रयास में है। शेख हसीना लौट आती हैं। धीरे धीरे चुनाव के अंदर कंपटीशन बढ़ने लगता है। बांग्लादेश में अस्थिरता का दौर रहता है। जिया उर रहमान की पत्नी यानी कि खालिदा जिया यानी कि तारिक रहमान की मां जो है, वो 1991 के अंदर पहली बांग्लादेश की महिला प्रधानमंत्री बनकर आती हैं। इस बीच में बड़ा ही पॉलिटिकल टर्मोइल रहता है। 1991 के बाद में बांग्लादेश के अंदर वॉर ऑफ बेगम्स देखने को मिला है। या तो शेख हसीना या खालिदा जिया, यही लोग प्रधानमंत्री रहे हैं। 1991 में बांग्लादेश के अंदर खालिदा जिया प्रधानमंत्री बनती हैं। खालिदा जिया का प्रधानमंत्री बनना आप यहां पर टाइम फ्रेम में देख सकते हैं। अब एक बड़ा ही रोचक चीज यहां पर देखेंगे जिससे आप आज के कंटेक्स्ट को समझ पाएंगे, और वो ये है, अगर आप खालिदा जिया को देख रहे हैं तो इसके बाद में आपको मोहम्मद हबीबुर रहमान दिखाई देते हैं 96 से लेके 96 के बीच में। फिर आप देखें तो यहां पर 96 से 2001 के बीच में शेख हसीना को देखते हैं। फिर कोई एक व्यक्ति आ जाता है लतीफुर रहमान, जिसको आप 2001 से 2001 के बीच में देखते हैं। ये क्या है साथियों? बांग्लादेश ने चुनाव की एक व्यवस्था अपनाई थी और वो व्यवस्था ये थी कि एक पार्टी चुनाव से जब हटेगी या फिर चुनाव में दोबारा उतरेगी तो पहले वो अपने सभी पदों से इस्तीफा दे देगी और उस देश में एक अंतरिम सरकार काम करेगी। अंतरिम सरकार का मतलब क्या है? चीफ एडवाइजर की सरकार बनेगी। मतलब अगर मान लीजिए खालिदा जिया प्रधानमंत्री बनी हुई हैं, तो अगर उन्हें इलेक्शन में जाना है तो इलेक्शन में जाने से पहले वो अपने पद से इस्तीफा देंगी और बांग्लादेश में न्यूट्रल सर्विस आएगी। जैसे आज आप देखते हैं मोहम्मद यूनुस को, तो ये असल मायने में न्यूट्रल व्यक्ति है जिसका काम ही ये है कि बांग्लादेश में चुनाव करवाए। खालिदा जिया को चुनाव में लड़वाए, जिस भी पार्टी को चुनाव लड़ना है उसको लड़वाए, और यूनुस जो केयर टेकर आदमी है उसका काम है जल्दी से जल्दी चुनाव आयोजित करवाए। जैसे मार्च से लेकर जून के बीच में 3 महीने में चुनाव करवा लिए, यहां पर जुलाई से अक्टूबर के बीच में फिर वही 2-3 महीने के अंदर चुनाव करवा लिए। लेकिन ये तो 1.5 साल से सीट पे बैठा हुआ है। इंतजार इससे यही किया जा रहा था कि चुनाव जल्दी करवाएगा। यानी कि बांग्लादेश के अंदर ये चीफ एडवाइजर पुरानी परिपाटी है। लेकिन यहां पर ध्यान देने की बात क्या है? 1991 से 96 के बीच में जब ये प्रधानमंत्री रही, इन्होंने अंतरिम सरकार बनाने से इनकार कर दिया था। किसने? खालिदा जिया ने। और चुनाव में बिना अंतरिम सरकार बनाए ही फिर से उतर गई।
यह प्रोविजन तय हो रखा है बांग्लादेश में कि आपको अंतरिम सरकार के बिना उतरना मना है। इस कारण से शेख हसीना के समर्थकों ने उस समय पर बहुत बड़ा विद्रोह कर दिया। विद्रोह के चलते इन्हें चुनाव को रद्द करना पड़ा। फिर से चुनाव हुए तो जाकर शेख हसीना 1996 में सत्ता के अंदर प्रधानमंत्री बनकर आती हैं। यानी 91 में जो चीज दोहराई गई थी वो हाल ही में 2024 में शेख हसीना ने फिर से दोहराई, जब उन्होंने बिना अंतरिम सरकार बनाए चुनाव करवा दिए थे और चुनाव होने पर शेख हसीना के खिलाफ खालिदा जिया ने चुनाव से बायकॉट किया था। खालिदा जिया जो 1996 में की थी वो 2024 में शेख हसीना ने यही कहते हुए किया, तुमने भी तो तब नहीं किया था। ध्यान रखने की बात यह है कि उस समय पर शेख हसीना की पार्टी ने चुनाव बायकॉट किए थे और इस बार खालिदा जिया की पार्टी जो बीएनपी है इसने चुनाव बायकॉट किए थे। ठीक है, आगे आइए अभी और कहानी को और डिटेल में डिकोड करते हैं ताकि आज के कंटेक्स्ट में आप चीजों को लेकर चलें। ठीक है, शेख हसीना फिर प्रधानमंत्री बनती हैं साहब, 5 साल प्रधानमंत्री रहती हैं, 5 साल 22 दिन, फिर से अंतरिम प्रधानमंत्री आते हैं, फिर से खालिदा जिया चलकर आ जाती हैं। खालिदा जिया रहती हैं 2006 तक। 2006 तक खालिदा जिया प्रधानमंत्री रहती हैं। 2006 में मतलब एक तरह से समझिए जिस समय ये सत्ता में है उस समय पर आवामी लीग इनके खिलाफ प्रदर्शन कर रही है, ऑब्वियस सी बात है, अपोजिशन पार्टी है। उस बीच में इन किरदार का पदार्पण हो जाता है। इनका जन्म 1965 में हो रखा है, नाम तारिक रहमान है, खालिदा जिया के बेटे हैं, जियाउर रहमान के बेटे हैं। ठीक है, ये बांग्लादेश की मतलब बांग्लादेश में अपनी मां की सरकार चलाने वाले लोगों में से निकलकर आते हैं। कहते हैं कि 2004 में, देखना ध्यान से, ये 6 तक सरकार में थे और उस समय अपोजिशन में शेख हसीना थी। शेख हसीना की पार्टी है आवामी लीग, वो चुनाव का मतलब एक तरह से सरकार का विरोध कर रही थी कहीं खड़े होकर के। मतलब आवामी लीग के कार्यकर्ता इकट्ठे हो रखे थे और प्रोटेस्ट कर रहे थे। प्रोटेस्टर्स पर इन्होंने ग्रेनेड फिकवा दिए जिसमें 100 से ज्यादा लोगों की घायल होने की सूचना आई और कम से कम 24 लोगों की मौत हुई। इसके पीछे जो व्यक्ति था ना वो यही था जिसका नाम तारिक रहमान था। तारिक रहमान के द्वारा किए गए इस कृत्य से बांग्लादेश की जनता त्रस्त हो गई। शेख हसीना जब सरकार में आती हैं इन्हें गिरफ्तार करवाया जाता है। 2007 में बांग्लादेश के अंदर मतलब इस तरह की घटना होती है और तारिक ने 18 महीने तक, बीच में एक नंबर में बताना भूल गया, 2006 तक शेख हसीना सरकार में रही। खालिदा जिया सरकार में रही। उनके बेटे ने अपोजिशन पर गोले फिकवाए। गोले फिकवाने के जुर्म में जब शेख हसीना सरकार में आई इन्हें जेल में डाला गया और जेल में 18 महीने इन्हें रखा गया। ये हैं तारिक रहमान उस समय 18 महीने तक जब जेल में गए उस समय की तस्वीरें। ठीक है, फिर से स्थापित करते हैं। 1991 में खालिदा जिया, 96 में शेख हसीना, फिर 2001 के अंदर खालिदा जिया के बाद में 2006 में शेख हसीना इन्हें जेल में डलवाती हैं। 18 महीने ये जेल में रहते हैं। जेल से जैसे ही बाहर आते हैं ये निकल लेते हैं। कहां निकल लेते हैं? ये निकलकर लंदन चले जाते हैं। इनको निर्वासित जीवन मिल जाता है कि चलो अब वहीं रहेंगे। आरोप क्या था? इन्होंने 2004 के अंदर ग्रेनेड फिकवाए थे। अक्टूबर 2018 में इनको इसी आरोप के चलते उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी, जबकि ये यहां पर नहीं थे। पीछे से इनको उम्र कैद की सजा सुनाई गई। अब आप रिलेट कर सकते हैं आज के समय में जो शेख हसीना के साथ हो रहा है वो इनके साथ हो चुका है। शेख हसीना पर भी आरोप है कि उन्होंने छात्रों पर गोलियां चलवाई थी, इसके चलते वहां की कोर्ट ने उनको उम्र कैद की सजा सुनाई है। तारिक उर रहमान के ऊपर भी आरोप यही था कि इन्होंने ग्रेनेड फिकवाए थे अपोजिशन पर, इसके चलते उम्र कैद की सजा मिली थी। ये निर्वासित जीवन बिता रहे थे। खालिदा जिया, शेख हसीना ने निर्वासित जीवन भारत में चुना और ये भाई साहब लंदन में चुने थे। ठीक है साहब, यहां तक सारी बातें हो गई। 24 मई 2023 को बांग्लादेश का एक अखबार है ढाका ट्रिब्यून, उसने इन्हें डार्क प्रिंस की संज्ञा दी थी। इसके चलते डार्क प्रिंस नाम न्यूज़पेपर में आता है क्योंकि इनके कई पुराने रिश्वतखोरी और आर्थिक धोखाधड़ी के जुड़े हुए मामलों की एक सीरीज निकाल दी गई थी। उस समय तक ध्यान रखने की बात यह है कि 2023 में भी शेख हसीना ही सरकार में थी। उस समय ये दोबारा सत्ता में आकर दावेदारी ना कर दें, इसलिए इनके खिलाफ एक अखबार के अंदर प्रॉपर तरीके से डार्क प्रिंस नाम से सीरीज निकाल दी गई थी। तो फिलहाल आप डार्क प्रिंस तक पहुंच चुके हैं। तो मेरे हिसाब से किरदार स्थापित हो चुके हैं। अब किरदारों से आगे बढ़ते हैं। ये है डार्क प्रिंस इतने समय बाद वापस बांग्लादेश लौट रहे हैं। ये कल की तस्वीरें हैं, लौट चुके हैं, सभा संबोधित कर चुके हैं, हवाई जहाज से तस्वीर साझा करते हैं, कहते हैं कि इतने दिनों बाद 6300 दिन बाद मैं अपने देश वापस लौट रहा हूं। देश लौटते हैं, तस्वीरें जारी होती हैं। आते ही अपनी मां से मिलते हैं। खालिदा जिया जो कि इस समय लंग इन्फेक्शन से पीड़ित हैं,
इस समय वो सत्ता के अंदर काफी ज्यादा मूवमेंट इसलिए नहीं ला पाई, जब शेख हसीना वहां से निकल ली उसके बावजूद भी 18 महीने तक लगभग इन्होंने शांति इसलिए बरती क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है और बेटा जी आ नहीं रहे हैं। छात्र मूवमेंट चल रहा है तो ये मूवमेंट के शांत होने के इंतजार में है कि एक बार चीजें शांत हो जाएं, उसके बाद जब चुनाव की घोषणा हो जाएगी तब मैं आऊंगा। इतने दिन तक बांग्लादेश के कंगाली में आकर मैं क्या करूं। ये लंदन में बढ़िया एंजॉय कर रहे थे, लौट कर आते हैं, माताजी से मिलते हैं, मुलाकात होती है और इनके समर्थक इन्हें लेकर निकल पड़ते हैं। समर्थकों के साथ में रैली होती है, अत्यधिक सुरक्षा में कि कहीं इन्हें कोई गोली ना मार दे, इसलिए सब तरफ फोर्सेस तैनात हैं। बुलेट प्रूफ बस में इनको रवाना किया जाता है। आप फोर्सेस को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि इन्हें कितनी सुरक्षा में ले जाया गया। इन्हें उस्मान हादी का मरना याद था, इन्हें इस तरीके से इतनी सुरक्षा में ले जाया गया। मोहम्मद यूनुस भी नहीं चाहते थे कि गलती से इनको कुछ हो गया तो इनके जो समर्थक हैं वो कहीं ना कहीं मोहम्मद यूनुस को पकड़ के ना पीटने लगे। खैर चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। बड़ी मात्रा में इनकी जनसभा में लोग आते हैं, लाखों लोगों की संख्या बताई जाती है और ये तस्वीर निकलकर बाहर आती है जिस समय पर ये जनता को संबोधित करते हुए दिखाई देते हैं। तारिक रहमान के ट्वीट आते हैं, कहते हैं कि साहब मेरे लिए ये हिस्ट्री बनने जैसा है, इतने साल बाद मैं आया हूं और मेरे पास एक प्लान है। बांग्लादेश के लिए प्लान है, ये बात बोलने वाले तारिक रहमान असल मायने में खुद को पीएम कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिए कि साहब सुनो मेरे पास प्लान है का मतलब यही है कि मैं आकर के ऐसा करूंगा। अब बड़े सवाल है कि जब ये सत्ता को यहां पर लोगों को संबोधित कर रहे थे किसके बारे में क्या बोला। इंटरेस्टिंग रहा कि इन्होंने शेख हसीना पर कोई बयान नहीं दिया। इंटरेस्टिंग रहा कि इन्होंने भारत विरोधी कोई बयान नहीं दिया। इन्होंने जो बयान दिए वो छात्र आंदोलन पर जुड़े थे, उस्मान हदी पर जुड़े थे और देश की प्रोग्रेस को लेकर के जो इनका विजन है, साथ में 1971 या 90 या 96 में जो भी हुआ उन सभी बातों को लेकर के इन्होंने चर्चाएं करी। इससे लोगों ने दो तरह के मत निकाले कि ये अपने आप को बांग्लादेश का एक विजनरी व्यक्ति दिखाना चाहते हैं, ये औरों की तरह अपने आप को प्रेजेंट नहीं करना चाहते। ये नहीं चाहते कि इन्हें ऐसा देख लिया जाए जैसे इस समय जमात के लोग या फिर वो जो यूथ लीडर्स निकल कर आए हैं उनकी तरह इन्हें इमेच्योर ट्रीट किया जाए। इन्हें ट्रीट किया जाए कि साहब ये सत्ता चला चुके हैं, प्रिंस हैं, सत्ता जानते हैं चलाना और इनके विजन आगे तक के हैं। ठीक है साहब, इनकी बात बाहर निकल कर आती है और ये अपनी तरफ से आई हैव ए प्लान करके बयान दे देते हैं। मेरे पास में पूरा प्लान है कि देश को कैसे चलाना है। पूरी तरह से चुप्पी मारी शेख हसीना के निर्वासन पर, हिंदुओं की हत्याओं के मामले पर पूरी तरह चुप्पी कि नहीं ऐसा कुछ नहीं बोलना है। इस तरह से साहब तारिक रहमान ने अपनी जानकारी दी और हां अपनी तरफ से डीप कंडोलेंसेस ये दे चुके थे उस्मान हदी को पहले ही। बाद में फिर शुरू करते हैं उन छात्र नेताओं से मुलाकात करने की यात्रा जो कि शेख हसीना के द्वारा गोली मारने पर घायल हुए थे। उनकी कब्र पर जाना, पिताजी की कब्र पर जाना, सावर शहीद स्मारक जाना, ये तमाम चीजें इन्होंने अपने द्वारा की। कार्यकर्ताओं से मिलना जुलना सब रहा। आए क्यों हैं अब ये जान लेते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं फरवरी के दूसरे हफ्ते में बांग्लादेश के अंदर इलेक्शन हो रहे हैं। इलेक्शन है प्रधानमंत्री के लिए ही समझिए। अब प्रधानमंत्री के जब चुनाव होने जा रहे हैं तो ऐसे में कौन दावेदारी करे कि मैं प्रधानमंत्री बनूं। मुसीबत क्या है कि इस समय मोहम्मद यूनुस अपने आप को प्रधानमंत्री की फील दिला चुके हैं। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि यहां कार्यकारी प्रधानमंत्री बनते आए हैं, एडवाइजर्स होते आए हैं, लेकिन एडवाइजर्स 2 से 3 महीने के हुआ करते थे। ये भाई साहब 1.5 साल खींच गए और इनके मन में नहीं है उतरने की। अब ये चाहते हैं कि इन्हें कोई ऐसा पद मिल जाए या फिर जो और छोटी मोटी पार्टियां हैं वो इन्हें कुछ स्वीकार कर लें। तो मोहम्मद यूनुस ने शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग का तो सस्पेंशन ही कर दिया कि तुम तो चुनाव ही नहीं लड़ सकते। और बीएनपी की जो खालिदा जिया है वो बीमार पड़ी हैं। तारिक रहमान अब जाकर के दिसंबर खत्म हो रहा है, 1 महीने का समय है, फरवरी के अंदर इलेक्शन है, 1 महीने पहले लैंड होते हैं। 1 महीने पहले लैंड होते हैं तो मोहम्मद यूनुस ने ऐसी स्थिति बनाकर रखी। उस्मान हदी की मौत पर भी उसके परिवारजन एक ही आरोप लगा रहे हैं कि यह मोहम्मद यूनुस ने मरवाया है, क्योंकि वो चाहता ही नहीं है कि इलेक्शन हो, क्योंकि उसकी तो बढ़िया चल रही है। इलेक्शन हो गई तो सब कुछ उसके हाथ से छिन जाएगा। बस यहीं पर ही सारी समीकरणें बनी पड़ी हैं। खैर, खालिदा जिया की तबीयत काफी नासाज है। खालिदा जिया जनता को संबोधित कर नहीं पा रही थी। तारिक रहमान से इंतजार काफी हो रहा था। तबीयत क्रिटिकल थी। एक बार इनकी जानकारी बाहर निकल कर आई तो हमारे प्रधानमंत्री ने भी आज से महीने भर पहले इनकी तबीयत की ठीक होने के लिए शुभकामनाएं दी थी कि भाई सही हो जाओ जल्दी से, गेट वेल सून टाइप से। तो इनकी पार्टी ने उसे रिकमेंड भी वो भी किया था, एक्नॉलेज भी किया था कि थैंक यू सर, बढ़िया हो गया हमारा। आइए, तो बीएनपी जो है वो अब यहां पर चुनाव में आ रही है। अब मुसीबत क्या है? मुसीबत यह है, अब यहां पर पार्टी समझिएगा। देखिए ये जो आपका मोहम्मद यूनुस है ना, इसके द्वारा पाले गए 2 चुनावी दल, एक का नाम है जमात और एक का नाम है नेशनलिस्ट पार्टी, जो बनी है अभी इन नए नौजवान लोगों के द्वारा जो बनाई गई है।
यूथ पार्टी। ये दोनों पार्टियां मोहम्मद यूनुस अपने संरक्षण में लेकर बड़े हो रहे हैं, उसमें बच्चे बच्चे से लोग हैं, उनको लेकर आगे चल रहे हैं। बीएनपी पुरानी पार्टी और उसे सारे तिगड़म पता है चुनाव के, मतलब कैसे चुनाव होता है, कहां पर कार्यकर्ता होता है, कैसे पोल मैनेजमेंट होता है, सारी प्रक्रियाएं उन्हें अच्छे से अवगत हैं। ऐसे में बीएनपी जितनी ज्यादा बड़ी दावेदारी करेगी, मोहम्मद यूनुस की दावेदारी उतनी कमजोर हो जाएगी। और बीएनपी के सबसे बड़े चांसेस हारने के किस बात पर बने हुए हैं कि साहब इतने दिनों बाद आए हो, शेख हसीना से पीड़ित तो हम ही लोग होते थे, आप तो 17 साल से आनंद ले रहे थे। तो इस चक्कर में थोड़ा इनके खिलाफ अपोजिशन भी है। लेकिन साहब ये आते हैं, बड़ी भीड़ को संबोधित करते हैं और अपनी तरफ से अपोजिशन के ना होने का लाभ लेते हैं, क्योंकि शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग चुनाव में है ही नहीं। अच्छा साहब, तो यहां पर आप देख सकते हैं ये तमाम तस्वीरें जो मैंने आपको बताई, जो बोलकर मैं निकल गया, वो सारी बातें यहां पर मैंने आपको रेफरेंस के अंदर दी हैं। 2024 के अंदर ये सब बातें हुई जो मैंने आपको बताया। आपको मैं फिर से एक बार ध्यान दिला दूं, ये तस्वीरें और ये सारी बातें 1996 में जो हुआ था कि खालिदा जिया ने शेख हसीना को चुनाव के अंदर अंतरिम सरकार बनाकर नहीं दी थी, ऐसे ही 2024 में शेख हसीना ने खालिदा जिया के लिए अंतरिम सरकार नहीं बनाई थी, जिसके चलते बीएनपी ने पार्टिसिपेट ही चुनाव में नहीं किया था और शेख हसीना की पार्टी एक छत्र चुनाव जीत गई थी। भारत का सपोर्ट लगा बताया, ऐसा दुनिया ने कहा। ऐसे चलते ही जनता उनके विरोध में उतर कर आई और शेख हसीना को सत्ता सरकार से उतरना पड़ा। शेख हसीना सरकार से उतरी, अब बीएनपी वापस आ रही है। तो ऐसे में शेख हसीना का प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत आने के बीच में अगर किसी के लिए सबसे सही हुआ है तो वो बीएनपी के लिए हुआ है। खालिदा जिया भले ही सत्ता में ना हो, लेकिन तारिक उर रहमान जो आ रहे हैं, इनके लिए अब ग्राउंड पूरी तरह तैयार है। अब कितनी पार्टियां चुनाव में हैं? 3 पार्टी फिलहाल के लिए। जमात ए इस्लामी, जो कि शेख हसीना ने बैन कर रखी थी, कट्टरवादी पार्टी, यही वो एंटी हिंदू सारे काम करती है, एंटी इंडिया कैंपेन यही चलाती है, पाकिस्तान प्रेमी पार्टी है ये। इसके ऊपर से मोहम्मद यूनुस ने बैन हटा दिया। तो एक तो ये पार्टी। दूसरा, ये जो नेशनल सिटीजन पार्टी है, जो ये यूथ लीडर्स ने बनाई है, जो छात्र आंदोलन के लीडर्स थे, यूनिवर्सिटी के छात्र, उनकी पार्टी। और तीसरी पार्टी है बीएनपी। तो 3 पार्टी मेजर है। इनमें से 2 पार्टियों में से ये जो जमात है ना, ये जब शेख हसीना सत्ता में नहीं होती या खालिदा जिया जब सत्ता में होती है तो उनके ऊपर से बैन हटा देती हैं और ये बीएनपी के साथ चले जाया करते थे। लेकिन चूंकि बीएनपी का ग्राउंड थोड़ा कमजोर हुआ है, तो ये नेशनल सिटीजन्स पार्टी के साथ में चुनाव लड़ रहे हैं, यानी कि ये दोनों लोग मिलकर के बड़ी दावेदारी पेश कर रहे हैं। तो तारिक उर रहमान के आने वाले समय में इनको कंपटीशन दे पाएंगे किनको? जो चुनाव की तैयारी में पहले आगे निकल चुके हैं। ये एनसीपी के नेता हैं, ये सारे के सारे सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं, बढ़िया नामांकन कर रहे हैं, जनता को मोटिवेट कर रहे हैं चुनाव के लिए। ये सारे के सारे यूथ लीडर्स निकले हुए हैं। उधर की तरफ जमात भी पूरी तैयारी में निकली हुई है कि चलो चुनाव लड़ेंगे। तो तारिक उर रहमान के लिए बांग्लादेश में चुनाव लड़ना ऐसे समय पर जब यूथ ने अपनी तरफ से मोर्चा पकड़ा हुआ है और मोहम्मद यूनुस का सपोर्ट उनके साथ है, थोड़ा मुश्किल जरूर हो सकता है। लेकिन मोहम्मद यूनुस को चुनाव को फ्री एंड फेयर दिखाने के लिए इन्हें अब लेवल प्लेइंग फील्ड देना पड़ेगा। जब अवामी लीग सत्ता में नहीं है तो बीएनपी को लड़ने के लिए पूरा मौका देना पड़ेगा। अब सवाल यह है कि ठीक है, चुनाव में जो भी होगा देखा जाएगा, लेकिन साहब ये व्यक्ति अगर चुनाव जीतकर आता है तो भारत पर क्या असर पड़ेगा? तो देखो साहब, भारत के बारे में मैं पहले ही बता दूं, शेख हसीना का भारत ने जो समर्थन किया 2024 के इलेक्शन में, जब बिना अंतरिम सरकार के, बिना बीएनपी के शेख हसीना चुनाव करा गई और बहुमत से जीत गई, उस समय पर बीएनपी ने भारत के विरोध में प्रोटेस्ट किया था। इतना प्रोटेस्ट कि भारत की साड़ियां जलाओ, बायकॉट करो इंडियन प्रोडक्ट्स को। और पुराने तरीके से अगर देखा जाए तो खालिदा जिया चाइना प्रेमी ज्यादा रही हैं। हालांकि पाकिस्तान प्रेम इनके बीच में नहीं है, ये ना दिल्ली ना पिंडी, ओनली बांग्लादेश, उस फील्ड में ज्यादा मानने वाली है। तो ये पाकिस्तान के प्रति इतना प्रेम ना दिखाकर चाइना के प्रति प्रेम और झुकाव दिखाती रही हैं। इसलिए खालिदा जिया से भारत को कोई टेंशन नहीं रही कभी कि भारत के खिलाफ बांग्लादेश में कोई मोमेंट चल रहा है, ऐसा नहीं हुआ। लेकिन अगर मोहम्मद यूनुस आते हैं तो मोहम्मद यूनुस जमात और एनसीपी के छात्रों के साथ मिलकर के पाकिस्तान से गठजोड़ कर लेंगे, तो एक तीसरा समीकरण बन जाएगा। ठीक है, तो इस समय बांग्लादेश में बड़ी स्थिति गंभीर हो रखी है। बीएनपी चाइना से ज्यादा फेवर पसंद करती है, पाकिस्तान से नहीं। और यही कारण है कि बीएनपी मोहम्मद यूनुस के खिलाफ है। बीएनपी प्रधानमंत्री मोदी को हाल ही में थैंक यू बोली थी जब भारत ने इनकी मतलब तबीयत सही होने के लिए मैसेज किया था। शेख हसीना के खिलाफ ये रही है क्योंकि पॉलिटिकल राइवलरी है, लेकिन ये मोहम्मद यूनुस के खिलाफ है, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। चीफ एडवाइजर जो इस समय लोगों को वोट देने के लिए मोटिवेट कर रहे हैं, उन वोट देने के लिए मोटिवेट करने में लगे मोहम्मद यूनुस को तारिक पसंद नहीं करते। तारिक रहमान उनकी विदेश नीति की तीखी आलोचना करते हैं और एक ही लाइन बोलते हैं, ना दिल्ली ना पिंडी, बांग्लादेश सबसे पहले। यही उनका सबसे बड़ा मोटिवेशन है। इसका मतलब मोहम्मद यूनुस को क्रिटिसाइज करने के चलते इन्हें
इनका फेवर वाला आदमी नहीं माना जा सकता। इसीलिए हमने आज के टाइटल में यह कहा है कि इनका नुकसान हो रहा है, ठीक है ना। इनका नुकसान और हमारे लिए इनका नुकसान, मतलब पाकिस्तान से जो इन्होंने प्रेम बढ़ाया है उसके साथ में भारत को भी टसल है। तारिक रहमान आते हैं तो भारत ने पहले भी खालिदा जिया की सत्ता देखी है तो वो फिर से देख सकता है, लेकिन ये यदि आते हैं तो एक्सट्रीमिज्म पनपेगा बांग्लादेश के अंदर, काफी ज्यादा पाकिस्तान प्रेम पनपेगा, कट्टरवाद पनपेगा, भारत के लिए दिक्कतें खड़ी होंगी। लेकिन अगर तारिक रहमान आते हैं, भले ही वो खालिदा जिया शेख हसीना के खिलाफ हो, लेकिन ये इनके मोहम्मद यूनुस के भी खिलाफ हैं, ऐसे में भारत के लिए एक लेवल प्लेइंग पार्टनर पड़ोस में रहेगा, यानी कि ऐसा देश पास में रहेगा जिसके साथ वैचारिक मतभेद हो सकता है लेकिन द्वेष नहीं होगा। इस बात के चलते फिलहाल के लिए इनका यहां पर जीतना और इनका यहां सरवाइव करना महत्वपूर्ण हो रहा है। ठीक है साहब, उम्मीद है कि मैंने थोड़े से सेशन में बहुत सारी बातें एक साथ समेटने का जो प्रयास किया वो आप तक पहुंच गया हो। जानकारी पसंद आई हो तो आप इसे अवश्य साझा करें। देखिए, इतनी मेहनत करके जो आप तक कहानियां लेकर आते हैं ना, आपसे एक छोटी सी चीज चाहते हैं और वो है कि आप जाते जाते वीडियो को सब्सक्राइब कर जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर जाएं। फायदा ये होता है कि हमारा मोटिवेशन बढ़ जाता है। आपके लिए जो मेहनत हम करते हैं, तथ्यों को कलेक्ट करके, धागे जोड़ करके इधर से उधर जो लेकर आते हैं, उसमें लगता है कि आप उसको पहचान दे रहे हैं, आप उसे एक्नॉलेज कर रहे हैं। तो बस इतना सा प्रयास कर दीजिए, और जिन्होंने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है वो वीडियो को लाइक करें, औरों से सब्सक्राइब करवाएं। ठीक है, मैंने जैसा प्रॉमिस किया था कि मैं क्रिप्टो की सीरीज लेकर आ रहा हूं, तो उसकी मास्टर क्लास आज शुरू हो चुकी है। पहला लेक्चर कल जा चुका है, आप में से बहुत सारे लोगों ने उसकी सराहना की है। बातें बाजार की एप्लीकेशन पर, बातें बाजार की यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। सेकंड लेक्चर बस इसके तुरंत पीछे पीछे आप देख लीजिए, इसके पीछे ही, यानी इस वीडियो के साथ ही आपको कमेंट बॉक्स में लगा हुआ दिख जाएगा, आप उसे जाकर देखिए। हम उसको आई लिंक पर भी कनेक्ट कर देते हैं, आप वहां से भी वीडियो के साइड में से जाकर उसे कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आज हमने क्रिप्टो में स्पॉट वर्सेस डेरिवेटिव ट्रेडिंग डिस्कस की है, प्लेटफॉर्म का यूज करना सिखाया है, आप जाकर देखें। और हाँ, बातें बाजार की और अपनी पाठशाला पर सभी कोर्सेज पर फ्लैट 50% ऑफ चल रहा है। म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट, ट्रेडिंग, अपनी पाठशाला के अंदर आरएएस, पीपीएससी, तमाम कोर्सेज पर 50% ऑफ है, आप जाकर के उसका लाभ सुनिश्चित कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।